हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट जून 2023 के शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिचुएशन वेयर द होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज ओन्स शेयर्स इन ईच अदर इज नोन एज पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी, क्रॉस होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी या फिर होली ओन्ड सब्सिडियरी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडियरी कंपनी है, ये दोनों अगर एक दूसरे में शेयर्स को होल्ड करती हैं तो इसे हम क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ए लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है और बी लिमिटेड एक सब्सिडियरी कंपनी है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 70% शेयर्स होल्ड करती है और बी लिमिटेड ए में मान लीजिए 30% शेयर्स होल्ड करती है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे क्रॉस होल्डिंग। इसको क्रॉस होल्डिंग या क्रॉस ओनरशिप या फिर म्यूचुअल शेयर होल्डिंग कहा जाता है। ये रिलेशनशिप दो कंपनीज के बीच में हो सकता है, जनरली जो एक होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडियरी कंपनी हो या रिलेटेड इंडस्ट्रीज में कोई दो कंपनीज हो, उनके बीच में क्रॉस होल्डिंग हो सकती है। अगर दो कंपनीज एक दूसरे में शेयर्स को होल्ड करती हैं तो उसको हम क्रॉस होल्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे दो कंपनीज की बात हो रही है, एक होल्डिंग कंपनी हो गई और दूसरी सब्सिडियरी। तो होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो ऐसी कंपनीज जो किसी बिजनेस के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स में तो वर्क नहीं करती हैं, लेकिन किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती हैं, ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है बाय होल्डिंग इट्स शेयर्स। शेयर्स को होल्ड करती हैं, वोटिंग राइट्स उनके पास होता है। कोई कंपनी किसी और कंपनी पे कंट्रोल करती है, उसके मैनेजमेंट पे कंट्रोल करती है, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। जैसे कंपनी एक्स है, ये क्या कर रही है, कंट्रोल है इसका कंपनी वाई पे, तो वाई में ये शेयर्स को होल्ड करती है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है। तो एक्स कंपनी को हम कहेंगे होल्डिंग कंपनी और वाई कंपनी को हम कहेंगे सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी क्या हुई? तो सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी है जिसका कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी के पास हो। जैसे वाई अगर सब्सिडियरी कंपनी है तो इसकी होल्डिंग कंपनी कौन है? कंपनी एक्स। मोर देन 50% हम कह सकते हैं कि वाई के शेयर्स एक्स के पास है। वाई कंपनी का जो कंट्रोल है वो एक्स कंपनी के पास है। सब्सिडियरी कंपनी या तो सेटअप की जा सकती है या फिर अक्वायर करके भी किसी कंपनी को अपनी सब्सिडियरी बनाया जा सकता है। अब सब्सिडियरी कंपनी भी दो तरीके से हो सकती है, एक होली ओन्ड सब्सिडियरी हो सकती है, दूसरी पार्टली ओन्ड हो सकती है। जब कोई कंपनी 100% अपनी पेरेंट कंपनी के द्वारा कंट्रोल की जाती है तो उसको हम कहते हैं होली ओन्ड सब्सिडियरी। यानी जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, उसका कंप्लीट कंट्रोल है सब्सिडियरी पर, तो ऐसी जो सब्सिडियरी होगी उसको हम कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडियरी। पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब है ऐसी सब्सिडियरी जिस पर कंप्लीट कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का नहीं होता है, कुछ पार्ट वो कंट्रोल करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि 50% कंट्रोल है, तो ये क्या है? पार्टली ओन्ड है। अगर पूरा कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडियरी पर, तो उसे हम होली ओन्ड सब्सिडियरी कहते हैं। अगर कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, पार्टली कंट्रोल है, 50% कंट्रोल है, तो उसको हम कहते हैं पार्टली ओन्ड सब्सिडियरी। तो हमारा क्वेश्चन था कि सिचुएशन वेयर द होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी ओन शेयर्स इन ईच अदर इज नोन एज, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रॉस होल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया गया है शेड्यूल्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और लिस्ट 2 में है डील्स विद। शेड्यूल्स हैं शेड्यूल 3, 4, 5 और 7 और यहाँ पर दिया है कि किसमें वो डील करते हैं। तो सबसे पहला क्या है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 डील करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेक्शन है इसका सेक्शन 129। तो शेड्यूल 3 में बताया गया है कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे प्रिपेयर
किया जाएगा। दूसरा है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 बताता है कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सेक्शन है ये 149 सबसेक्शन 8। नेक्स्ट है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 बताता है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। दो चीजें हैं इसमें, अपॉइंटमेंट है और रेम्युनरेशन है। तो अपॉइंटमेंट बताया गया है सेक्शन 196 में और रेम्युनरेशन वाला पोर्शन है आपका सेक्शन 197। नेक्स्ट है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 डील करता है विद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। ये आपका दिया गया है सेक्शन 135 में। तो ये 4 शेड्यूल हैं। इसके अलावा जो शेड्यूल 1 है वो बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। सेक्शंस हैं सेक्शन 4 एंड 5। शेड्यूल 2 डील करता है डेप्रिसिएशन में। सेक्शन है सेक्शन 123। और इसके अलावा है शेड्यूल 6। ये डील करता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सेक्शन है सेक्शन 55 एंड 186। तो यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 schedules have been added at the end of Limited Liability Partnership Act. The second schedule entertains which one of the following? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो LLP एक्ट है इसमें 4 शेड्यूल्स को एंड में ऐड किया गया है। हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कि सेकंड शेड्यूल में इन सब में से क्या चीज बताई गई है, यानी किसके बारे में सेकंड शेड्यूल में बात की गई है। तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में दो चीजें हैं, एक है कि कंपनी के बेनिफिट्स हैं प्लस पार्टनरशिप। इन दोनों के बेनिफिट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप एंड बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कुछ पार्टनर्स की या सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती हैं। दैट मीन्स देयर इज अ फीचर ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप। और एलएलपीज में जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के वर्क के लिए या एक दूसरे के मिसकंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। अब जो शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं एलएलपी एक्ट में, 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं, उनमें क्या क्या बताया गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है प्रोविजन टू कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये बताया गया है शेड्यूल 3 में। थर्ड शेड्यूल में बताया गया है प्रोविजंस प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए। सेकेंड दिया है प्रोविजंस रिगार्डिंग मैटर्स टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप and its partners applicable in the absence of any agreement on such matters. ये दिया गया है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में जो पार्टनर्स हैं उनकी राइट्स और ड्यूटीज से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अग्रीमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये सभी चीजें शेड्यूल 1 में बताई गई। थर्ड है यहाँ पे प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये बताया गया है इन शेड्यूल 2। किसी फर्म को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट होना है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सभी चीजें इसमें शेड्यूल 2 में डिफाइन की गई हैं। और लास्ट है प्रोविजन फॉर कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी। ये बताया गया है इन शेड्यूल 4। तो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेकेंड शेड्यूल में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, प्रोविजंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक फर्म को अगर हमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो उससे जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं रजिस्ट्रेशन के और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या चीजें होंगी, ये सभी प्रोविजंस शेड्यूल 2 में डिफाइन किए गए हैं। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट ऑप्शन है 2 years must have passed since the date at which the company was allowed to commence its business.
सेकेंड है द शेयर्स टू बी इशूड मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड। थर्ड है इशू मस्ट टेक प्लेस विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ CLB अप्रूवल। फोर्थ है इशू ऑफ शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी। और लास्ट है रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई द मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट। तो देखिए सेक्शन 54 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनको छोड़ करके कंपनीज डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो उसके लिए फाइन और पेनाल्टी की प्रोविजंस हैं। पेनाल्टी दी जा सकती है 1 लाख से 5 लाख तक की पेनाल्टी हो सकती है। इसके अलावा 6 months तक के इम्प्रिजनमेंट की भी प्रोविजन एक्ट में बताई गई है। तो अब सेक्शन 54 क्या कहता है? सेक्शन 54 डील्स विद इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सेक्शन 54 में क्या बताया गया है? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जा सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स हैं जो की एम्प्लॉइज होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं, उनको इशू किया जाता है एट डिस्काउंटेड रेट। डिस्काउंटेड रेट पे जो की एम्प्लॉइज हैं या डायरेक्टर्स हैं, इनको शेयर्स इशू किया जाता है उनके एफर्ट और डेडिकेशन के लिए। जिन्होंने कंपनी की तरफ एफर्ट लगाया है, डेडिकेशन लगाया है, उसके लिए उनको ये शेयर्स इशू किए जाते हैं। जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, कुछ उसके लिए प्रोविजंस बताए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं जिस क्लास के शेयर्स ऑलरेडी इशू किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो कंडीशंस है वो ये है कि द इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इशू करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स को स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। सेकेंड है जो रेजोल्यूशन है उसमें कितने शेयर्स हैं, करंट उनकी मार्केट प्राइस क्या है, कंसिडरेशन क्या है, क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, इस सब की इंफॉर्मेशन इसमें रहती है, इस रेजोल्यूशन में बताई जाती है। नॉट लेस देन 1 year has at the date of such issue elapsed since the date on which the company had commenced its business। यानी जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है उस समय उसके बिजनेस को कमेंस हुए, बिजनेस को स्टार्ट हुए 1 साल से कम का समय नहीं हुआ होना चाहिए। नहीं, कम से कम 1 साल हो चुका हो इस कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए जिस दिन ये स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू कर रही है। नेक्स्ट है where the equity shares of the company are listed on a recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulations made by SEBI, Securities Exchange Board of India। जो इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के वो अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो जो भी सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किया जाएगा इशू करने के लिए, और अगर लिस्टेड नहीं है तो जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब्ड होंगे उनको फॉलो किया जाएगा। और सेकंड यहाँ पर दिया गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स पर लिमिटेशंस, राइट्स, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोविजंस लगाए जाते हैं वही स्वेट इक्विटी शेयर्स पर भी लगाए जाएंगे। दैट मीन्स कि जो जनरल इक्विटी शेयर होल्डर है और जो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको सेम ट्रीट किया जाएगा। दे आर ट्रीटेड एज सेम, नॉट डिफरेंट। तो वापस से अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ऑप्शन ए को देखिए तो यहाँ पे लिखा है 2 years मस्ट हैव पास सिंस द डेट एट विच कंपनी वाज अलाउड टू कमेंस द बिजनेस। तो ये सही नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा कि 1 year पास हो चुका होना चाहिए। दूसरा है द शेयर्स टू बी इशूड मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑलरेडी इशूड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है इशू मस्ट टेक प्लेस विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ CLB अप्रूवल, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर मस्ट बी ऑथराइज बाय एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पर देखिए ऑर्डिनरी नहीं बल्कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके शेयर को इशू किया जाता है। और लास्ट है रेजोल्यूशन मस्ट स्पेसिफाई मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट, ये भी सही है कि जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा उसमें कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, किस रेट पर इशू किए जा रहे हैं, ये सभी चीजें स्पेसिफाई रहेंगी। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन अगर आप यहाँ ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस में ABC करेक्ट नहीं होगा, BCD करेक्ट नहीं होगा, CDE भी करेक्ट नहीं होगा। तो जो आंसर यहाँ पर माना गया है वो माना गया है BDE को। डी में क्वेश्चन में इन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बताया है, जबकि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी, बट यहाँ इन्होंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा है और उसी को करेक्ट आंसर माना है। तो जो आंसर माना गया है वो है ऑप्शन 3 यहाँ पर। तो एज पर की BDE इसको करेक्ट माना गया है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा कंपनीज एक्ट 2013 के UGC नेट जून 2023 शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।